तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां जहां समय ही एक जाल है और हर दरवाजा बचाने के लिए नहीं बल्कि एक और गहरे धोखे में फंसाने के लिए खुलता है। ये कहानी उन सभी डरावनी कहानियों की याद दिलाती है जो हमें आज भी डराती हैं। तो तैयार हैं? रक्त महल के दरवाजे पर जरा दस्तक देकर देखते हैं। देखिए, ये लाइनें सिर्फ कोई कविता नहीं है, नहीं, ये एक चेतावनी है। रक्त महल की दीवारों में जो भयानक सच कैद है ना, ये उसकी पहली झलक है। तो कहानी शुरू होती है 3 फिल्म मेकर्स से, माया, रेवा और समीर। ये लोग एक भूली बिसरी कहानी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए एक बिल्कुल वीरान हवेली पर पहुंचते हैं। आसपास के लोग तो इसे डर के मारे रक्त महल कहते हैं। अब माया की आंखों में तो कामयाबी के सपने चमक रहे हैं, लेकिन रेवा और समीर को उन्हें उस जगह की हवा में ही कुछ बहुत गलत महसूस हो रहा है। और यहीं से कहानी में पहला टकराव शुरू होता है। एक तरफ माया की आवाज है जिसमें उसके सपने गूंज रहे हैं और दूसरी तरफ है रेवा की कांपती हुई आवाज। वो एक ऐसे अनदेखे डर की तरफ इशारा कर रही है जिससे वो महसूस तो कर सकती है पर शायद समझा नहीं सकती। और जैसे ही वो लोग दहलीज पार करते हैं, अंधेरे में से एक साया, एक उरूब उभरता है। ये है घर की रहस्यमयी देखभाल करने वाली दादी। हाथ में एक बुझी हुई लालटेन और उनकी गहरी खाली आंखें इन नए मेहमानों पर ऐसे गड़ी हैं मानो वो सदियों से बस इन्हीं के आने का इंतजार कर रही हों। माया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अरे, हम तो बस शूटिंग के लिए आए हैं, लेकिन दादी का मकसद इजाजत देना है ही नहीं। वो तो उन्हें एक चेतावनी देती हैं, एक ऐसी चेतावनी जो सवाल ज्यादा और जवाब कम छोड़ जाती है। सुनने में तो ये एक सीधी सादी बात लगती है ना? पर जिस अंदाज में वो ये कहती है, वो सब कुछ बदल देता है। वो कौन है ये वो, और उसके सोने का मतलब क्या है? दादी कोई जवाब नहीं देती। वो बस इन सवालों को हवा में छोड़कर अंधेरे में गायब हो जाती है और पीछे रह जाती है एक बहुत ही अजीब, बेचैन करने वाली खामोशी। अब टीम दादी की चेतावनी को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती है और अपना काम शुरू करती है। लेकिन अब हवेली की जो खामोशी है ना, वो नॉर्मल नहीं लगती। ये एक भारी, बोझिल खामोशी है, इतनी गहरी कि उन्हें सिर्फ अपनी ही धड़कनों और सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। कभी उनकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, एक हंसते खेलते परिवार का पोर्ट्रेट जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से बर्बाद कर दिया है। बच्चों के चेहरे खरोच दिए गए हैं, लेकिन माँ की आंखें, उफ, वो आंखें, ऐसा लगता है जैसे वो अब भी जिंदा है और उस अंधेरे कमरे में बस उन्हीं को घूर रही हैं। माया ऐसे सालों की नमी का असर बताकर बात टाल देती है, लेकिन ये सवाल तो हवा में तैरता रहता है और यही सवाल उन्हें उस फैसले की तरफ धकेलता है जिसे लेने से उन्हें मना किया गया था, यानी ऊपर की मंजिल की तलाशी। ऊपर गलियारे के ठीक आखिर में उन्हें वो दरवाजा मिलता है। इसका रंग सूखे हुए खून जैसा लाल है। जैसे ही माया दरवाजे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एक बर्फीली हवा का झोंका आता है। दरवाजे के नीचे से एक गाढ़ा काला लिक्विड रिसने लगता है और अंदर से पत्थर पर नाखून खुरचने की एक तेज चुभने वाली आवाज। दहशत में वो तीनों नीचे की तरफ भागते हैं, घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन दरवाजा जाम है। किचन का दरवाजा ऐसा लगता है जैसे दीवार बन गया हो, और हर खिड़की पर जो सरिये लगे हैं वो लोहे के नहीं बल्कि किसी पिंजरे की सलाखों जैसे लगते हैं। वो लोग फंस चुके हैं। और तभी उस भयानक सन्नाटे को एक बच्चे की खिलखिलाहट तोड़ती है। आवाज तो बड़ी मासूम है, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल नहीं। ये घर अब उनके साथ एक खेल खेलना चाहता है, एक ऐसा खेल जिसमें हारने वाले की सजा मौत नहीं बल्कि कुछ उससे भी ज्यादा बदतर है। घबराकर वो लोग डाइनिंग एरिया में लौटते हैं। समीर अपने कांपते हाथों से कैमरा चेक करता है और फुटेज में उन्हें अपने ठीक पीछे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई चलती हुई दिखती है। इसी दहशत के बीच उनकी नज़र कालीन के नीचे छिपे एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है, एक तहखाना। तहखाने में जो मिलता है वो किसी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक है। शेल्फ पर सैकड़ों मिट्टी की गुड़ियां रखी हैं और हर गुड़िया पर एक नाम और एक साल लिखा है। ये कोई तहखाना नहीं है, ये तो इस घर के शिकारों का म्यूजियम है, ये उसकी ट्रॉफी रूम है। और फिर उनकी नज़र बीच में रखी 3 अधूरी गुड़ियों पर पड़ती है। उन पर जो कपड़े लगे हैं वो उनके अपने हैं। और बस उसी एक पल में
पूरा भयानक सच उनके सामने आ जाता है। वो दादी, वो कोई देखभाल करने वाली नहीं, वो इस शैतानी जगह की शिकारी है, और वे लोग उसका अगला शिकार। तभी तहखाने का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है, और अंधेरे में दादी की एक गूंजती हुई अमानवीय आवाज सुनाई देती है। वो लोग अब सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि एक पेट में कैद हो चुके हैं। जब माया की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी लाल दरवाजे वाले कमरे में पाती है। अब घर का हमला उनके शरीर पर नहीं हो रहा, अब हमला उनके दिमाग पर, उनकी असलियत पर हो रहा है। एक धूल भरी मेज पर उन्हें एक पुराना रजिस्टर मिलता है। इसमें घर में फंसे सभी लोगों के नाम लिखे हैं, और ये भी कि उनका क्या हश्र हुआ। और सबसे आखिरी पन्ने पर उनके नाम हैं। उनके आगे जो तारीखें लिखी हैं वो भविष्य की हैं। और तभी उन्हें समझ आता है, ये कोई भूतिया घर नहीं है, ये तो एक टाइम लूप है, समय का एक जाल। और जैसा उस रजिस्टर में लिखा था, ठीक वैसा ही होना शुरू हो जाता है। रेवा की आंखों की रोशनी चली जाती है और वो हवा में गायब हो जाती है। समीर चीखना चाहता है, लेकिन उसके हाथ पैर धीरे धीरे मिटने लगते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। माया अब उस कभी न खत्म होने वाले खौफ में अकेली रह जाती है, बिल्कुल टूटी हुई और अकेली। माया का सामना एक बार फिर दादी से होता है। दादी उसे बताती है कि उसका समय अब खत्म हो गया है, और अब माया को उसकी जगह लेनी होगी। ये श्राप तोड़ा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ एक से दूसरे को सौंपा जा सकता है। सुबह होती है, पर माया के लिए ये कोई नई सुबह नहीं है। सिर्फ एक रात में उसकी त्वचा पर झुर्रियां आ गई हैं, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, और उसकी आवाज अब बिल्कुल दादी जैसी लगती है। वो एक कहानी पकड़ने आई थी, पर अब वो खुद उस कहानी में कैद हो चुकी है। और तभी बाहर एक और कार आके रुकती है। उसमें से 3 नौजवान निकलते हैं, ठीक उन्हीं की तरह, आंखों में सपने लिए, एक वायरल कहानी की तलाश में। चक्र एक बार फिर से शुरू होने वाला है। बूढ़ी हो चुकी माया दरवाजे पर खड़ी होती है। उसकी आंखों से एक आंसू तो गिरता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन है, और वो वही शब्द दोहराती है जो शायद दादी ने उससे पहले न जाने कितनी बार दोहराए थे। कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपने किरदार बदल लेती है। और शायद यही डर का सबसे बड़ा सच है।